नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो उपसर्ग का हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें हमें वो पढ़ना है हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। मैंने आपको बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। एक तो होता है हमारा संस्कृत के उपसर्ग, और एक होते हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग, और एक होते हैं हमारे विदेशी उपसर्ग। तो यहाँ पर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारे हिंदी के उपसर्ग और यहाँ पर है विदेशी उपसर्ग। तो विदेशी उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग किस तरह के होते हैं, कैसे जुड़ते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल होते हैं, मैं आपको बता दूं। इनमें डायरेक्ट जोड़ा जाता है, यानी कि संस्कृत के उपसर्ग में तो फिर भी थोड़ा सा संधि का वहाँ पर पुट लगाया जाता है, संधि का वहाँ पर थोड़ा सा नियम, वहाँ पर कानून थोड़े से वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आपको याद रखना है कि ये हिंदी का उपसर्ग है और ये संस्कृत के उपसर्ग है और ये विदेशी उपसर्ग है। तो संस्कृत के उपसर्ग हमने इससे पहले पढ़े थे। संस्कृत में टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। ये सारी बात हम लोगों ने वहां पर सीखी थी और उसके बेस पे हमने वहां पर 20 क्वेश्चन भी किए थे। तो संस्कृत के उपसर्ग बहुत अच्छे होते हैं और संस्कृत के उपसर्ग के अंदर ही आने के ज्यादा चांसेज होते हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वही अधिकतर पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्गों को इतना नहीं पूछा जाता। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्गों को भी जोड़ दिया जाता है। वहां पर हमें क्या करना है कि विदेशी उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग भी हमें थोड़े से ध्यान रखने होंगे। क्यों ध्यान रखने होंगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, वहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से विदेशी उपसर्ग कौन सा है और इनमें से हिंदी का उपसर्ग कौन सा है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम उपसर्ग में हिंदी और विदेशी उपसर्ग की ओर। सबसे पहले आपको याद रखना है, मैं आपको बता चुका हूं, हमारा जो यहाँ पर जो उपसर्ग है, उपसर्ग के अंदर भी जो है एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है जो हमारे संस्कृत का उपसर्ग है। तो इसके अंदर क्या है कि सारी बातें आप लोगों को एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं नोट कराता हुआ चलूंगा, एक एक बात यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूंगा। आप लोग हमेशा जो मैं बोलता हूँ पेन और नोटबुक हमेशा साथ में रखनी है, जिससे आपको लगे कि यार ये उपसर्ग मेरे को याद नहीं रहेगा। उसे आप नोट करते हुए चलें, उसे नोट करें और उस उपसर्ग को कम से कम 1 से 2 बार उसका दोहरान करें, उसका रिवीजन करें और उसके बेस पे क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगर क्वेश्चन आप लोग वहां पर कर लेते हो तो फिर कोई भी दिक्कत आपको वहां पर आने वाली नहीं है। तो उपसर्ग के लिए तैयार हो जाइए, पेन और नोटबुक साथ में लेके जरूर बैठना है। और जो भी आपको लगता है कि ये हमें याद नहीं रहेगा उसे आप नोट जरूर करें, उसको नोट डाउन जरूर करें अपनी नोटबुक में, जिससे आप लोग बाद में उसका रिवीजन कर सको। तो चलिए देखते हैं उपसर्ग हमारे यहाँ पर किस तरह के हैं। परिभाषाएं वगैरह सारी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर परिभाषा को एक बार फिर देखेंगे। देखो, उपसर्ग की जो परिभाषा है वही परिभाषा हमेशा आती है और जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो इस परिभाषा को, सारी की सारी बातें वही की वही इसमें रहती है। कि शब्दांश वाली बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं जो हमेशा मूल शब्द के क्या है, पहले जुड़ते हैं, मूल शब्द के पहले लगते हैं। और पहले जुड़कर के मूल शब्द में, जब भी मूल शब्द में पहले जुड़ेंगे लेकिन उसके अर्थ में ये परिवर्तन जरूर करते हैं। जब भी उपसर्ग जुड़ेगा किसी भी मूल शब्द में, अलग अलग उपसर्ग जुड़ने पर एक ही मूल शब्द में वहां पर अलग अलग अर्थ हो जाता है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे हम कहते हैं उपसर्ग। उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इस डेफिनेशन को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले लेक्चर के अंदर। यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर हार उपसर्ग, हार यहाँ पर मूल शब्द दिया हुआ है, यहाँ पर हमने आ उपसर्ग इसमें जोड़ा तो आहार, इसका मतलब भोजन हो जाएगा। हार ही मूल शब्द में अगर आपने उप उपसर्ग जोड़ दिया तो उपहार, इसका मतलब यहाँ पर भेंट हो जाएगा। देखो, एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़ने पर, एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़ने पर वहां पर अर्थ बदल जाता है। ये मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर पर उपसर्ग जोड़ रहे हैं हार मूल शब्द में तो चोट हो जाता है। वी उपसर्ग जोड़ रहे हैं यहाँ पर हार उपसर्ग में तो भ्रमण हो जाता है। परि उपसर्ग जोड़ रहे हैं यहाँ पर हार उपसर्ग में तो यहाँ पर त्यागना हो जाता है। प्रति उपसर्ग जोड़ रहे हैं यहाँ पर हार उपसर्ग में तो प्रतिहार बन जाता है, इसका मतलब द्वारपाल हो जाता है। यानी कि एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़ने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। और ये फाइनली बात है कि अर्थ में परिवर्तन होता ही है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी उपसर्ग पढ़े तो याद रखिएगा कि उपसर्ग से हमेशा
दूसरे शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग जो है हमेशा शब्दों का निर्माण करता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग हिंदी के उपसर्ग की ओर, जो दूसरे नंबर के उपसर्ग होते हैं। आपको पता है कि उपसर्ग जो है कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले संस्कृत का उपसर्ग, दूसरा हिंदी का उपसर्ग और तीसरा होता है आपका यहाँ पर संस्कृत का उपसर्ग। तो यहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टोटल संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं। टोटल संस्कृत के आपके 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी के उपसर्ग हम पढ़ेंगे, इसके बाद में विदेशी उपसर्ग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। जितने ज़्यादा पढ़ सको, जितने ज़्यादा अभ्यास कर सको, उतना आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पर सेकंड नंबर का आता है। सेकंड नंबर पे जो उपसर्ग है वो है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में आपको ये देखना है कि कौन कौन से उपसर्ग हिंदी के हैं, कौन कौन से उपसर्ग हिंदी के हैं। इतना अगर आपने याद रख लिया तो फिर भी कोई भी गलती इसमें होने वाली नहीं है। तो ये उपसर्ग आते हैं। अन उपसर्ग यहाँ पर दिया हुआ है। अन का मतलब होता है नहीं। अर्थ भी अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अर्थ याद होना बहुत अच्छी बात होती है। अन उपसर्ग है और इसका जो मीनिंग है वो है नहीं, इसका जो मीनिंग है वो है नहीं। अब यहाँ पर देखो अनपढ़, डायरेक्ट आप अलग कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। अनपढ़, आपने यहाँ पर अन उपसर्ग किया और यहाँ पर पढ़ना क्या है, क्रिया है, ठीक है। और पढ़ भी आप इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अनजान में देखो आप वहाँ पर अन उपसर्ग आपने यहाँ पर किया और यहाँ पर जान आपका मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में अनबन में देखो तीसरे नंबर पर अन उपसर्ग आपने यहाँ पर किया और यहाँ पर बन आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द। अनमोल में देख लीजिए आप, अनमोल में देख लीजिए, ये अनमोल शब्द है। यहाँ पर आपने अन उपसर्ग किया और यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा आपका मोल। उसमें अनहोनी में देख लीजिए आप, अन उपसर्ग हो जाएगा और होनी यहाँ पर या होना यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। होना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अनदेखी में अन प्लस देखी या देखना, अन चाहा, अन प्लस चाहा, अन सुना, अन प्लस सुना। इसमें इसके बाद में अगला उपसर्ग आता है आपका अध उपसर्ग। अध का मतलब होता है आधा, अध का मतलब क्या होता है, आधा होता है। अधमरा, अध, अध क्या है, उपसर्ग है और मरा इसमें क्या है, मूल शब्द है। अध पका, अध पका, अध प्लस जला, अध प्लस गला, अध प्लस कचरा, अध प्लस खिला, अध प्लस नंगा। यानी कि अलग अलग करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर अध खिला है तो क्या हो जाएगा, अध उपसर्ग है और खिलना या खिला जो है क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इस तरह से वहाँ खिलना भी आ सकता है और खिला भी आ सकता है। इस तरह से आप उपसर्ग को आसानी से हिंदी के उपसर्ग को अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। बहुत आसान है ये उपसर्ग, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। डायरेक्ट अलग होते हैं, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होता है कि आधा हो गया, पूरा हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। थर्ड नंबर का उपसर्ग आता है यहाँ पर उन उपसर्ग। उन उपसर्ग का मतलब होता है एक कम, यानी कि 29, उन प्लस 30, उन प्लस 30, ठीक है। 29 और 29, ठीक है। 19 भी होता है, यानी कि 20 और आपका 1 19 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका एक कम। उन मतलब एक कम, 20 में एक कम, ठीक है। और 29 कितना होता है, 30 में एक कम। 39, 49, 59, 79, ठीक है। अगला उपसर्ग आता है आपका ओ उपसर्ग है। इसका मतलब होता है अब, इसमें देखो यहाँ तो उन उपसर्ग है और नीच, नीच मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में इसका क्या है, उन उपसर्ग है और 30 क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। इसमें अवगुण में ओ उपसर्ग है और गुण मूल शब्द। इस तरह से सारे के सारे शब्दों के किया जा सकता है। औसर, औगट, औतार, ओ उपसर्ग है और तार यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। देखो ये ओ उपसर्ग है और तार यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कु उपसर्ग। कु उपसर्ग का मतलब होता है बुरा। देखो यहाँ पर कुरूप है तो कु उपसर्ग है और रूप यहाँ पर शब्द हो जाएगा। यहाँ पर कु उपसर्ग है और पुत्र यहाँ पर शब्द हो जाएगा, मूल शब्द से। यहाँ पर कु उपसर्ग है, कर्म यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर कु उपसर्ग है और ख्यात यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कु उपसर्ग है, यहाँ पर मार्ग क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर कु उपसर्ग है और चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इस तरह से किया जा सकता है। जैसे कुरीति में देखो ना, कु उपसर्ग है और रीति यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा, कर सकते हैं। अब देखो चौ उपसर्ग है, इसका मतलब चार होता है। यहाँ पर देखो चौ उपसर्ग है और राहा यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में चौमासा में
चौ उपसर्ग है और मासा या मास जो है यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। चौपाया में चौ उपसर्ग है और पाया यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। चौरंग में चौ प्लस रंग, ठीक है, रंगा भी हो जाएगा। इसका हो जाएगा चौ प्लस कन्ना, ठीक है। इसका देखो चौ प्लस मुखा या मुख, ठीक है। इसको मुख भी कर सकते हैं, इसको कन्न भी कर सकते हैं, इसको रंग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पाया ही रहेगा, इसका आपको टेंशन लेने की। इसके मास भी बना सकते हैं, मासा या मास। इस तरह से अलग अलग किए जा सकते हैं उपसर्ग को और मूल शब्द को। यहाँ पर कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये उपसर्ग इतने बढ़िया उपसर्ग हैं कि इतने आसानी से अलग हो जाते हैं, इनमें कोई संधि की कोई घटना इसमें नहीं होती है। और आपको तो पता है कि जो 22 उपसर्ग हमने संस्कृत के पढ़े थे उनमें तो फिर भी थोड़ी सी हम लोगों को कठिनाई हुई थी, लेकिन संस्कृत के उपसर्ग के अलावा जो हिंदी और विदेशी उपसर्ग है इनमें कोई कठिनाई नहीं होती है, डायरेक्ट अलग किए जा सकते हैं। अगला उपसर्ग आता है हमारा यहाँ पर पच उपसर्ग। पच का मतलब होता है 5। देखो डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर पचरंगा है तो क्या हो जाएगा, पच उपसर्ग है और रंगा यानी कि रंग यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में पच यहाँ पर उपसर्ग है और मेखला यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। पचकुटा में पच उपसर्ग है और कूट यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। पचमढ़ी में यहाँ पर पच मूल शब्द है और मड़ी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, मड़ना। यहाँ इसके बाद में पर उपसर्ग है, पर मतलब दूसरा। देखो पर उपसर्ग है और हित यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। इसमें पर उपसर्ग है और देशी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इसमें पर उपसर्ग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीवी यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। पर उपसर्ग है और कोटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इस तरह से पर प्लस दादा पर प्लस लोक हो जाएगा। पर प्लस काज यहाँ पर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें परोपकार में पर उपसर्ग है और उपकार यहाँ पर जो है मूल शब्द हो जाएगा। उसी तरह से भर उपसर्ग का, भर मतलब पूरा, यहाँ पर अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, भर उपसर्ग हो जाएगा और पेट यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भर उपसर्ग हो जाएगा और पूर या पूरा यहाँ पर मूल शब्द है। भर उपसर्ग है प्लस कम यहाँ पर मूल शब्द है। भर उपसर्ग है, यहाँ पर शक मूल शब्द है। इस तरह से अलग अलग करके सबको देखा जा सकता है। इसके बाद में बिन उपसर्ग है, बिन उपसर्ग में बिना होता है, इसका मूल शब्द अलग करेंगे तो बिन उपसर्ग हो जाएगा प्लस खाया यहाँ पर क्या है, मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में बिन उपसर्ग है, फिर यहाँ पर देखो ब्याह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्याह यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर बिन उपसर्ग है और बोया यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। बिन मांगा, बिन बुलाया, अलग अलग कर सकते हो, बिन और बुलाया, बिन और मांगा। इस तरह से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग किया जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए यहाँ पर ती उपसर्ग, कितने आसान है। ती मतलब तीन करो, ती उपसर्ग है और रंग यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। ती उपसर्ग है, यहाँ पर रहा मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर ती उपसर्ग है, यहाँ पर पाई मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में ती उपसर्ग है, कोना यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में ती उपसर्ग है और माही यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा या महा मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में दो उपसर्ग का दो या बुरा, यहाँ पर क्या है, दो उपसर्ग है। इसके बाद में यहाँ रंग मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में दो उपसर्ग है और प्लस बत्ती यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। दो उपसर्ग है और नाली यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, किया जा सकता है। इस तरह से सबको अलग अलग कर सकते हो। दो प्लस रहा, दो प्लस पहरी, दो प्लस गुना, दो प्लस काल, दो प्लस बला या बल। ठीक है, इसको भी अलग कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये दो उपसर्ग है और बल यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, का उपसर्ग को देखो, का मतलब बुरा होता है, यहाँ पर का उपसर्ग है और पुरुष यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। का उपसर्ग हो जाएगा और प्लस लगा के ये मूल शब्द निकलो। ये क्या है, ये सब ये पीछे जितने भी लगते हैं सारे के सारे मूल शब्द कहलाते हैं। तो किसी में कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखें यहाँ पर, अगला है स उपसर्ग। स मैंने सहित होता है। देखो इसमें स उपसर्ग में क्या है, स उपसर्ग है और पूत क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूल शब्द। स उपसर्ग है, फल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द। स उपसर्ग है और बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द। स उपसर्ग है, गुण यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग। स उपसर्ग है, जीव यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग। किया जा सकता है। देखो इसमें स उपसर्ग है और कर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। उसी तरह से चिर उपसर्ग का सदैव होता है, तो चिर यहाँ पर उपसर्ग निकालूंगा, काल क्या निकल जाएगा, मूल शब्द निकल जाएगा। यहाँ पर भी
चिर उपसर्ग है और आयु यहाँ पर मूल शब्द निकल जाएगा। यहाँ पर देखो चिर उपसर्ग है और यौवन यहाँ पर मूल शब्द निकल जाएगा। इस तरह से चिर प्लस परिचित, चिर प्लस स्थायी, चिर स्मरणीय, चिर उपसर्ग है और स्मरणीय यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, चिर उपसर्ग है और प्रतिशित, प्रतिशित यहाँ पर मूल शब्द निकल जाएगा। तो अलग अलग करने में कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के उपसर्ग के अंदर आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगला उपसर्ग न उपसर्ग के अंदर क्या था, न मतलब नहीं होता, ये न उपसर्ग हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, कुल। इसमें न उपसर्ग है, आस्तिक, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। बहु उपसर्ग में क्या होता है, बहुमूल्य का क्या बन जाएगा, बहु उपसर्ग है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल्य शब्द हो जाएगा। इसी तरह से इसका देखो बहु उपसर्ग है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वचन मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरह से इसका देख लो, बहु उपसर्ग है और मत यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। बहुसंख्यक का देखो, बहु उपसर्ग हो जाएगा और इसके बाद में क्या हो जाएगा, संख्यक मूल शब्द हो जाएगा। इसका देखो बहु यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है और उपयोगी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इसके बाद में आप उपसर्ग है, जिसका मतलब स्वयं होता है। यहाँ पर आप उपसर्ग है और काज यहाँ पर मूल शब्द हो रहा है। यहाँ पर भी आप उपसर्ग है और बीती यहाँ पर मूल शब्द हो रहा है। यहाँ पर आप उपसर्ग है और कही यहाँ पर मूल शब्द हो रहा है। यहाँ पर आप उपसर्ग है और सुनी यहाँ पर क्या, या सुनना यहाँ पर मूल शब्द हो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, आसानी से सारे उपसर्ग हो रहे हैं। अलग अलग करने में हिंदी के उपसर्ग में कोई भी परेशानी नहीं आती है। नाना उपसर्ग देखो, नाना विविध होता है, यहाँ पर नाना सिंपल तरीके से अलग कर सकते हैं। प्रकार यहाँ पर अलग हो जाएगा मूल शब्द, यहाँ पर नाना प्लस रूप अलग हो जाएगा मूल शब्द। इस तरह से नाना जाति हो जाएगा, नाना प्लस विकार हो जाएगा। किसी में कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, नहीं हो रही बिल्कुल भी। देखो यहाँ पर क उपसर्ग में कपूत का देख लो, क उपसर्ग को अलग किया, पूत मूल शब्द अलग हो जाएगा। क उपसर्ग को अलग किया, लंक या लंका, क उपसर्ग को अलग किया और ठोर अलग हो जाएगा। इसके बाद में देखो सम उपसर्ग का मतलब समान करो, सम यहाँ पर उपसर्ग है, अलग हो गया। तल यहाँ पर मूल शब्द हो गया। सम यहाँ पर उपसर्ग है, दर्शी, दर्शी यहाँ पर मूल शब्द। सम उपसर्ग है और कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। समकक्ष का देख लो, कक्ष मूल शब्द है और सम इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। हलंत इसमें नहीं लगता है, ये चीज आप याद रखें भाई। हलंत वाला उपसर्ग संस्कृत में आता है, यह आपको याद रखना है। कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सम चतुर्भुज का देख लो, सम उपसर्ग है और चतुर्भुज इसमें क्या हो जाएगा, चतुर्भुज इसमें मूल शब्द हो जाएगा। समग्र का देख लो, सम उपसर्ग है और ग्रह इसमें मूल शब्द है। ग्रह मतलब ग्रहण करना, ग्रह मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण करना। यहाँ पर सम उपसर्ग का क्या हो जाएगा, ग्रहण करना हो जाएगा। आसानी से किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। देखो अगला है विदेशी उपसर्ग। अब विदेशी उपसर्ग में हमें क्या करना है, उदेशी उपसर्ग के पहले एक भी उपसर्ग इसमें हमारा छूटा नहीं है, बहुत आसान तरीके से हमने इसको सीखा है। ग्रहण करना इसका बनता है, क्या होता है, ग्रहण और करना, ठीक है। इसके बाद में विदेशी उपसर्ग में हम लोग जो सीखने वाले थे वो होता है हमारा विदेशी उपसर्ग में। विदेशी उपसर्ग जो होते हैं वो तीसरे नंबर के उपसर्ग हैं और विदेशी उपसर्ग में हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट वही हिंदी के उपसर्गों की तरह ही अलग अलग करने। जिस तरह से हमने हिंदी के उपसर्ग सीखे हैं उसी तरह से विदेशी उपसर्ग को यहाँ पर किया जा सकता है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम इनको कर सकते हैं। विदेशी उपसर्ग तो बहुत ही आसान है, ये मान के चलिए कि जो हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं उनसे भी आसान होते हैं विदेशी उपसर्ग। कर सकते हो आसानी से, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, फलतः उनके उपसर्गों को हिंदी में विदेशी उपसर्ग की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। हिंदी भाषा के अंदर जो है विदेशी शब्दों को लिया गया है और विदेशी शब्द जो होते हैं उनको अव्यय के रूप में प्रयुक्त किया गया है, जिनमें बदलाव नहीं होता है, जो दूसरे में जुड़ करके बदल देते हैं, तो यहाँ पर उनको विदेशी उपसर्ग के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर जाना है।
आसानी से हो सकता है। देखो देखो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है बे। ये बे क्या है? एक विदेशी उपसर्ग है। बे क्या है? एक विदेशी उपसर्ग है। इसका मतलब होता है रहित। यहाँ पर देखो अगर अलग किया जाए तो बे उपसर्ग हो गया और यहाँ पर जो है घर मूल शब्द हो गया अलग। इसके बाद में बे यहाँ पर उपसर्ग हो गया और वफा यहाँ पर क्या हो गया? अलग मूल शब्द हो गया। यहाँ पर देखो बे और इसके बाद में दर्द यहाँ पर मूल शब्द हो गया। इसी तरह से बे समझ हो जाएगा, बे प्लस समझ। तो जो बे जो शब्द है, जो बे यहाँ पर जो शब्द है, जो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहने वाले हैं? उपसर्ग कहने वाले हैं। यह आप हमेशा याद रखिए। इसको क्या कहने वाले हैं? उपसर्ग कहने वाले हैं भैया। ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो बे समझ यहाँ पर आ रहा है। बे समझ को आप आसानी से समझें। और जो बे शब्द है, ये बे जो है ये उपसर्ग का काम इसमें करता है और समझ इसमें मूल शब्द निकल जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आपने इसको अच्छे से याद रख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बे उपसर्ग हो जाएगा, वजह मूल शब्द। यहाँ पर बे और हया मूल शब्द, बे और हिसाब, सारे अलग अलग हो रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पर है दर उपसर्ग आ रहा है, बेदर बा, बेदर्दी, ये गाने भी होते हैं ना। तो मैं यहाँ पर आता है दरअसल, ये दर अलग हो जाएगा और असल मूल शब्द अलग हो जाएगा। ये लो साहब, अलग करने में कोई दिक्कत नहीं है। दरबार में देखो ये दर उपसर्ग हो गया और ये बार यहाँ पर मूल शब्द हो गया। दरखास्त दर उपसर्ग है और यहाँ पर क्या है? ये खार। दर हकीकत दर उपसर्ग है, हकीकत मूल शब्द हो गया। दरमियान ये दर उपसर्ग हो गया और मयान यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। मयान यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में उपसर्ग आता है बा उपसर्ग, तीसरे नंबर पर। विदेशी उपसर्ग में चल रहे बा उपसर्ग है, इसमें रहित शब्द इसका होता है बाइज्जत, बेइज्जत होता है, बाइज्जत होता है, ठीक है। ये बा उपसर्ग के साथ इज्जत शब्द जुड़ा हुआ है जिसको मूल शब्द कहेंगे। बा मुलाइजा ये बा उपसर्ग है और मुलाइजा क्या हो जाएगा? मुलाइजा इसमें उपसर्ग में मूल शब्द जुड़ा हुआ। बा अदब, बा प्लस अदब, बा कायदा, ये बा उपसर्ग है और कायदा इसका क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। तो सारे उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करने में हिंदी के और विदेशी उपसर्ग में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आती है थोड़ी सी दिक्कत कहाँ पर? हमें आती है थोड़ी सी दिक्कत संस्कृत के उपसर्गों को मूल शब्द से अलग करने में और जोड़ने में, लेकिन इनमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर उपसर्ग है, विदेशी उपसर्ग है कम। कम एक विदेशी उपसर्ग है, इसका मतलब होता है अल्प। आपने पढ़ा भी होगा कि कम का मतलब अल्प ही होता है। कम का मतलब जो चीज़ कम है उसके लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे यहाँ पर कम अक्ल वाली बात कर रहा है तो यहाँ पर कम उपसर्ग है और अक्ल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द। यहाँ पर कम उपसर्ग है और उम्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द। यहाँ पर कम उपसर्ग है और जोर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द। इसी तरह से कम उपसर्ग है और यहाँ पर समझ क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरह से कम उपसर्ग है और वक्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। कर सकते हैं आसानी से। ला यहाँ पर देखो उपसर्ग है, परे या बिना, तो ला उपसर्ग है और इलाज यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलाज यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर ला उपसर्ग है, वारिस यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द। ला उपसर्ग है और परवाह यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। ला उपसर्ग है और यहाँ पर पता यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरह से ना उपसर्ग आता है। ना का मतलब क्या होता है? नहीं। ना उपसर्ग, ना का मतलब नहीं। देखो ना पसंद का क्या हो जाएगा? ना उपसर्ग हो जाएगा और पसंद यहाँ पर क्या है? मूल शब्द है। नाकाम में क्या हो जाएगा? ना उपसर्ग है और काम यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। नाबालिग का क्या हो जाएगा? ना उपसर्ग है और बालिक यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। नाराज का देख लो, ना उपसर्ग है, राज मूल शब्द है। नादान का देख लो, ना उपसर्ग है और दान यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। इस तरह से सबको अलग अलग किया जाए। देखो नालायक क्या बन जाएगा? ना प्लस लायक, ठीक है। ना उपसर्ग है और लायक यहाँ पर क्या है? मूल शब्द हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला उपसर्ग है हर उपसर्ग, प्रत्येक होता है, इसका करो हर प्लस दम,
हर उपसर्ग दम मूल शब्द हो गया। यहाँ पर देखो अगला आता है हर वक्त, हर उपसर्ग हो जाएगा, हर उपसर्ग हो जाएगा और वक्त यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। हर रोज का क्या हो जाएगा, हर प्लस रोज। हर हाल क्या हो जाएगा, हर प्लस हाल। हर मुकाम, हर प्लस मुकाम। हर घड़ी, हर प्लस घड़ी। इस तरह से अलग अलग किया जा सकता है। एक एक मूल शब्द को, एक एक उपसर्ग को मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग करके बताया, चाहे वो विदेशी उपसर्ग हो, चाहे हिंदी का उपसर्ग हो। चलिए बढ़ते हैं आगे विदेशी उपसर्ग में। कुश यहाँ पर शब्द है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। अलग कीजिए, मैं एक एक आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो कुश क्या है, ये तो हो जाएगा आपका उपसर्ग और प्लस यहाँ पर नुमा एक शब्द है जिसको हम कहेंगे मूल शब्द। इसके बाद में फिर वापस से आपका कुश यहाँ पर हो जाएगा आपका उपसर्ग और हाल यहाँ पर आपका हो जाएगा मूल शब्द। इसके बाद में देखो कुश यहाँ पर आपका उपसर्ग है, भू यहाँ पर आपका हो जाएगा मूल शब्द। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, कुश यहाँ पर मूल उपसर्ग है और खबरी या खबर जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर मूल शब्द। अब देखो बद यहाँ पर क्या है आपका, बद यहाँ पर उपसर्ग है, इसका मतलब होता है बुरा, ये बद उपसर्ग है और बू यहाँ पर उपसर्ग का मूल शब्द है। इसके बाद में आता है बद प्लस चलन। किया जा सकता है, सब कुछ आसान है। बद प्लस माश, बद मिजाज क्या हो जाएगा, बद उपसर्ग का मिजाज शब्द जुड़ने पर, मिजाज शब्द मूल शब्द जुड़ने पर बद मिजाज बन जाता है। बदनाम, बद प्लस नाम, बद किस्मत, बद प्लस किस्मत। आसानी से कर सकते हैं। सर उपसर्ग जोड़ दो, सर का मतलब मुख्य या प्रधान होता है। ये सर उपसर्ग को अलग करेंगे, पंच मूल शब्द हो जाएगा। सर उपसर्ग को अलग करेंगे, धार मूल शब्द हो जाएगा। सर उपसर्ग को अलग करेंगे, ताज मूल शब्द हो जाएगा। सर उपसर्ग को अलग करेंगे, कार मूल शब्द हो जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है, बहुत आसान है। देखो इसके बाद में आता है ब उपसर्ग है, सहित हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ब उपसर्ग है, खूबी यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। ब उपसर्ग है, तौर यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर देखो ब उपसर्ग है, शर्त यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। बद दौलत का देख लो, ब उपसर्ग है और यहाँ पर जो है दौलत क्या हो जाएगा, ब उपसर्ग में दौलत मूल शब्द जोड़ने पर बद दौलत बन जाता है। बहुत आसान है। अगला देखें यहाँ पर बिला, यहाँ पर अलग अलग कर लो। ये बिला क्या है, आपका उपसर्ग है और कसूर आपका मूल शब्द है। बिला आपका यहाँ पर उपसर्ग है और वजह आपका यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। बिला यहाँ पर आपका उपसर्ग है और कानून आपका यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। बहुत आसान है। बेश, बेश यहाँ पर आपका विदेशी उपसर्ग है, इसका मतलब होता है अत्यधिक। यहाँ पर अलग अलग करो, ये बेश मूल शब्द है और कीमती आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, मूल शब्द। और इसके बाद में आपका बेश यहाँ पर आपका मूल उपसर्ग है और कीमत आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, मूल शब्द हो रहा है। इसके बाद में नेक आपका वो यहाँ पर उपसर्ग है, नेक मतलब भला होता है। ये नेक आपने यहाँ पर उपसर्ग अलग किया और राह आपका मूल शब्द हो गया। इसके बाद में नेक आपका यहाँ पर उपसर्ग है और नाम आपका यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। नेक आपका उपसर्ग हो जाएगा, दिल आपका यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। नेक आपका उपसर्ग हो जाएगा और नियत आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। उसके बाद में एन उपसर्ग है, इसका मतलब होता है ठीक, और ये बन जाएगा आपका एन उपसर्ग है और वक्त आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द। वक्त आपका यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। यहाँ पर फिर एन उपसर्ग है और जगह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द। ये तो अलग अलग हो ही रहा है, एन प्लस मोखा या मोखे कर सकते हो आसानी से। इस तरह से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग करने का बहुत आसान तरीका है हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग को। बार बार बता रहा हूँ, बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप जो है हिंदी और विदेशी उपसर्ग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट अलग होते हैं, कोई परेशानी इनमें नहीं है। लेकिन इतना देख लीजिए कि उनसे बनने वाला जो शब्द है वो सही है या गलत है। अगर आपने इतना देख लिया तो फिर कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। संस्कृत के उपसर्ग में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब आता है हमारा अम उपसर्ग। अम उपसर्ग में भी आप कर सकते हो अमराज। देखो यहाँ पर
हम उपसर्ग है प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा राज, अम उपसर्ग है यहाँ पर हो जाएगा दम, अम उपसर्ग है यहाँ पर हो जाएगा वतन मूल शब्द, अम सपर यहाँ पर अम उपसर्ग है यहाँ पर हो जाएगा सपर आपका मूल शब्द, अम दर्द का देख लो अम उपसर्ग है और दर्द यहाँ पर आपका हो जाएगा मूल शब्द। इसके बाद में अल उपसर्ग है यहाँ पर हो गया आपका अल उपसर्ग में गरज मूल शब्द, अल यहाँ पर उपसर्ग है यहाँ पर आपका हो जाएगा विधा उपसर्ग मूल शब्द, यहाँ पर अल उपसर्ग है यहाँ पर आपका हो जाएगा बता या बताना, अलबेता अल प्लस बेता, गैर रहित भिन्न होता है इसका मतलब, और यहाँ पर गैर अगर आपने उपसर्ग को अलग कर दिया तो हाजिर आपका यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। यहाँ पर गैर आपने उपसर्ग कर दिया तो मर्द आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मर्द आपका यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा जिसे आप करते आए हो। ठीक है, गैर मर्द। ठीक है, यहाँ पर गैर आपने उपसर्ग अलग किया तो वाजिब आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, मूल शब्द बन जाएगा। इस तरह से सारे उपसर्गों को अलग कर लिया हमने और मूल शब्द भी अलग कर लिया है, कहीं से कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए आगे, हेड, हेड को अलग करना है, हेड यहाँ पर आपका उपसर्ग है तो ये रहा आपका हेड, और हेड उपसर्ग को अलग करने पर मास्टर शब्द आपका अलग हो जाएगा जिसे मूल शब्द कहें। यहाँ पर हेड आपने अलग किया, ऑफिस शब्द आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द बन जाएगा। यहाँ पर हेड आपने अलग किया और बॉय शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल शब्द बन जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। हाफ, हाफ प्लस कमीज, हाफ प्लस टिकट, हाफ प्लस पेंट, हाफ प्लस शर्ट, डायरेक्ट अलग हो रहा है। हाफ, सब यहाँ पर देखो क्या है, सब उपसर्ग है, सब इज रजिस्टर्ड, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ये तो अलग अलग हो रहे हैं सारे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। को उपसर्ग को उपसर्ग अलग कर दिया, ऑपरेटिव यहाँ पर मूल शब्द, को उपसर्ग ऑपरेशन, को एजुकेशन, को उपसर्ग है और बाद वाला ऑपरेटिव, ऑपरेशन, एजुकेशन सारे के सारे मूल शब्द हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, अब आते हैं हमारे यहाँ पर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से समझ लीजिए। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, संस्कार शब्द दिया हुआ है, ये संस्कार शब्द है। ठीक है, पहले हमने किया था तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो है सम उपसर्ग और जो यहाँ पर मूल शब्द है वो है कार। कार यहाँ पर क्या आ रहा है, मूल शब्द आ रहा है। तो देख लीजिए, सम उपसर्ग है, सम क्या है, इसमें उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग कहाँ पर है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वागत। स्वागत में आपको पता है कि सु प्लस आगत होता है, सु प्लस आगत होता है, और इसमें जो संधि होती है वो यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यण संधि इसके अंदर होती है। मैं संधि बता रहा हूँ आप लोगों को। तो सु प्लस आगत ये उपसर्ग हो जाएगा। आप इसमें स्वाहा मत कर देना, ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ये पागल बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो आप लोगों को चक्कर में नहीं फंसना है और अच्छे से आप लोग उसका संधि विच्छेद करके उसको अलग अलग करके देख करके आप लोग आंसर लगाएंगे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर तीसरा है प्रतिष्ठा में। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा, प्रति प्लस इष्टा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उद्योग में उत उपसर्ग होता है, ये संस्कृत में आता है, इसको किस में प्रयोग लेते हैं, संस्कृत में इसको प्रयोग में लेते हैं, और ये उद आता है आपका हिंदी के अंदर। तो याद रखिएगा, जब भी हिंदी में पूछा जाए तो उत बताना है और जब भी संस्कृत में पूछा जाए तो उद बताना है। तो यहाँ पर उत वाला राइट होएगा। ये सब पागल बनाने के लिए दिए जाते हैं ऑप्शन। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये नहीं शब्द पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जहाँ जहाँ पर भी नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ वहाँ पर आप थोड़े से सतर्क हो जाइए। जहाँ पर भी नहीं शब्द का प्रयोग है वहाँ पर सतर्क होने वाली बात है, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो नहीं, देखो यहाँ पर अध्यादेश में क्या हो जाएगा, अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अधि प्लस पति, अधि प्लस पति। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अधि प्लस ग्रहण, अधि प्लस ग्रहण। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधः प्लस मुख हो जाएगा। तो यहाँ पर तो नहीं है, इसका मतलब नहीं पूछा है उसने, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। वापिस नहीं पूछ रहा है भैया, ध्यान रख लेना। इसका अनुवृत्ति का करते हैं, तो अनु प्लस विति, अनु प्लस इति।
वीति नहीं होगा, अनु प्लस इति होगा। भाई ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इसमें अनु प्लस इति होगा, यहाँ पर अनु प्लस इति, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होता है, संधि विच्छेद इसका करेंगे तो अनु प्लस ऐषण हो जाएगा, अनु प्लस ऐषण हो जाएगा। और ये गुण संधि का उदाहरण है, मैं आपको फिर बता दूं, इसमें ये गुण संधि का उदाहरण है और ये आपका है यण संधि का उदाहरण है। इसमें देखो अन प्लस अंत, अन प्लस अंत, वो क्या पूछ रहा है हमसे, वो क्या पूछ रहा है हमसे कि अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमें मिल गया आंसर, इसमें नहीं हुआ है, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, न कि अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ। इसमें भी हो रहा है, देखो अनु प्लस ज्ञा, तो राइट है, हमें आंसर ये मिला है जिसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरह से आंसर निकाले जाते हैं, जो निकालने पड़ते हैं आप कर सकते हो आसानी से। अगर आपने एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को अच्छे से किया तो एक भी क्वेश्चन गलत जाने वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं पूछ रहा है इसके अंदर भी, तो देखो समर्थ में ये सम उपसर्ग का प्रयोग इसमें तो हो रहा है, इसका मतलब ये तो राइट है। इसमें देखो सम उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है क्या, सम प्लस तोष, इसका मतलब इसमें भी हो रहा है। संस्कृत में हो रहा है क्या, सम प्लस कृत, इसमें भी हो रहा है। सज्जन में देखो, सज्जन में कौन से उपसर्ग का प्रयोग होता है, सत प्लस जन बनता है, इसका मतलब इसमें नहीं हो रहा, इसमें सत उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें नहीं हो रहा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला, किस क्रमांक में बद उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पर देखो बद प्लस किस्मत, इसमें तो हो रहा है, बद उपसर्ग का प्रयोग है। इसमें बदनाम में देखो यहाँ पर क्या है, बद उपसर्ग प्लस नाम, यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है। बदस्तूर में देखो बद उपसर्ग है और स्तूर आ रहा है। अब स्तूर क्या होता है, इसका मतलब ये गलत है, तो यहाँ पर बद उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर देखो ये बद उपसर्ग है और हाजमी या हजमी एक मूल शब्द होता है, ये तो राइट है, इसका मतलब यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। बदस्तूर है तो ब उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, न कि ब उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, न कि बद का प्रयोग, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमें कहता है कि यहाँ पर नहीं हो रहा है बद उपसर्ग का प्रयोग। अगला क्वेश्चन आता है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, देखो सु प्लस अस्ति, इसमें तो है, ठीक है। इसके बाद में स्व अल्प का क्या हो जाएगा, सु प्लस अल्प, इसमें भी आ रहा है सु उपसर्ग का प्रयोग। स्वगत में क्या होता है, सु प्लस अगत, अगत क्या होता है, तो ये शब्द नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसमें तो हो रहा है सु प्लस आगत, अगत नहीं होता, आगत होता है। तो ये तो यण संधि का उदाहरण है। तो ये कह रहा है कि किसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा, तो इस वाले ऑप्शन में नहीं हो रहा है, ठीक है। अगत कोई शब्द नहीं होता, आगत होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस शब्द में सम उपसर्ग का सम उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं सम उपसर्ग, सम प्लस हार, बिल्कुल राइट है, लगा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं स्वीकार में, ये तो पता ही लग गया ना भैया, सप्रेम में नहीं लगा, स्वीकार में नहीं लगा, साकार में नहीं लगा, तो 100% पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निर्निमेष में कौन सा उपसर्ग लगा है, निर्निमेष, तो निर्निमेष में करेंगे टुकड़े, निर प्लस निमेष, तो निर उपसर्ग है, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है, सही प्रयोग नहीं हुआ है, दुर्योधन में दुरुपसर्ग, बिल्कुल राइट है। निराकरण में निरुपसर्ग है, आकरण, बिल्कुल राइट है। अपहरण में अप उपसर्ग, बिल्कुल राइट है। निलंबन में नी प्लस लंबन, नी उपसर्ग नहीं होता है, नी है उपसर्ग होगा। अब नंबन कोई शब्द है क्या, लंबन कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अर्थात इसमें सही उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न आता है, अभी उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है, अभी का मतलब होता है सामने, पास विशेष अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अगला, किस क्रम में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, निबंध हो रहा है, राइट है। नियम, निर्बल, इसमें नहीं हो रहा क्योंकि इसमें निर का उपयोग हो रहा है, निर प्लस बल, तो ये ऑप्शन मेरा
राइट हो जाएगा। किसमें नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इसमें नहीं हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आसानी से कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, इसमें तो तिरह प्लस भाव एक ही उपसर्ग है। इसमें आविर्भाव में आविह प्लस भाव एक ही उपसर्ग है। अलंकार में अलम प्लस कार एक ही उपसर्ग है। पर्यावरण में क्या है, देखो परि प्लस आ प्लस वर्ण, इसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है, तो एक से अधिक उपसर्ग इसमें आ रहा है। आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब चलिए देखें अगला उपसर्ग। अगला उपसर्ग आता है हमारा 60 नंबर का, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसमें अर्थ में परिवर्तन देते हैं। यानी कि क्वेश्चन है कि जो शब्दांश, मैंने आपको बताया, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ये सा इसमें बताया गया है। यानी कि जो शब्दांश, मैंने आपको बोला था ये एक परिभाषा है, यानी कि जो शब्दांश होते हैं वो उसके प्रारंभ में जुड़ते हैं किसके, मूल शब्द के, तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आता है, किस क्रम में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अ उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है भैया, देखो अनन्य में अन, यहाँ पर अन्य, तो यहाँ पर सिंपल हमें आंसर मिल चुका है, इसमें नहीं हुआ है। बहुत सिंपल है, अन उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, अ का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन उपसर्ग किसका घोतक आता है, नहीं का, भीतर, अभाव, निषेध, अधिक, अनु। अभाव और निषेध का घोतक है, अभाव और निषेध इसका अन उपसर्ग का अर्थ होता है, यही हमें यहाँ पर बताना था। अगला प्रश्न आता है, निश्चल में कौन सा उपसर्ग है। देखो निश्चल में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग आता है, निश्चल में नीह प्लस चल आता है, तो नीह यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। आचार में कौन सा अति उपसर्ग जोड़ने पर क्या बन जाएगा, अत्याचार बन जाएगा। ये लो यहाँ पर अति प्लस आचार, ये अति उपसर्ग जोड़ने पर क्या बनेगा, आचार शब्द बनेगा, यानी कि हत्याचार शब्द बनेगा। आचार मूल शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर हत्याचार शब्द बनता है, एकदम करेक्ट है। ये सारे के सारे लुभावने होते हैं, इन पे आपको नहीं जाना है। देखो पहला ही अति प्लस चार, वहाँ आचार शब्द है भैया, यानी कि चार शब्द नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे 20 क्वेश्चन फिनिश होते हैं और उपसर्ग का जो टॉपिक है वो आज यहीं फिनिश होता है। मैंने आपको पूरे उपसर्ग के टोटल यानी कि पूरे उपसर्ग के जो टॉपिक है उसमें टोटल 40 क्वेश्चन करवाए हैं, और मैं जहां तक चाहता हूं, मैं जहां तक मानता हूं, मुझे जहां तक आशा है इन क्वेश्चन से बाहर ही शायद कोई क्वेश्चन जाए। यानी कि पूरे के पूरे उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग हैं, चाहे वो संस्कृत के, हिंदी के हैं, विदेशी हैं, कोई सा भी उपसर्ग है, सारे के सारे उपसर्ग मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। इसके बाद में आप लोगों का जो टॉपिक होगा वो प्रत्यय का टॉपिक होगा। प्रत्यय टॉपिक जो है वो उपसर्ग से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये उपसर्ग का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। इसके बाद में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।